नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। इस वक्त हमारे साथ इस पॉडकास्ट में एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। राजीव जेटली जी हैं, स्पोक्स पर्सन है, बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री के स्पेशल एडवाइज़र भी हैं, मीडिया एडवाइज़र। तेज़ तर्रार हैं, बेबाकी से अपनी बातें रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। राजीव सर, अब शुरुआत मैंने सोचा था कि कुछ और मुद्दों से करती हूँ, लेकिन आज एक मुद्दा आया है। सीआरपीएफ की तरफ से कंप्लेंट की गई है कि राहुल गांधी अपनी सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल को सीरियसली नहीं लेते हैं, कभी भी विदेश चले जाते हैं। बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी गई है, राहुल गांधी को लिखी गई है, लंबी फहरिस्त है। वियतनाम चले जाते हैं, कभी इटली चले जाते हैं, प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते। पब्लिक लाइफ में ये आज पहली बार नहीं हुआ, आपने देखा वक्त वक्त में बहुत सारे ऐसे समय आए जब राहुल गांधी जी ने जब उनकी पार्टी उनका इंतज़ार कर रही होती थी यहाँ पे, अगर वो प्रोटोकॉल के साथ जाएंगे तो पता चलेगा कि वो कहाँ जाते हैं। मुझे लगता है क्योंकि उनकी पार्टी यहाँ इंतज़ार कर रही है और उनको नहीं बताना है कि मुझे कहाँ जाना है, और उस बात को अवॉइड करते हुए उन्हें वो सिक्योरिटी भी जो हमारे नॉर्म्स हैं वो ब्रेक करने पड़ते हैं, उनको बाहर निकलना पड़ता है। तो राहुल गांधी जी ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, मुझे नहीं लगता। उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को पता है कि वो कहाँ जाते हैं, कब जाते हैं, कैसे जाते हैं। लेकिन अगर वो सरकार को पता करके जाएंगे तो वो पब्लिक डोमेन में बात आ जाती है। तो मुझे लगता है वो अवॉइड करना चाहते हैं कि पब्लिक डोमेन में ज़्यादा बात ना आए। तो क्या अभी छिपाना भी चाहते पीछे हैं आपने देखा मलेशिया का उनका दौरा रहा, पीछे थाईलैंड का दौरा रहा। बहुत सारे ऐसे टाइम रहे हैं जब आपने देखा कि राहुल गांधी जी जब क्राइसिस में उनकी पार्टी चल रही होती है उस टाइम वो छोड़ करके निकल जाते हैं। जब देश को कभी ज़रूरत होती है कि अच्छे विपक्ष के नेताओं की, तब वो यहाँ नज़र नहीं आते। तो ये राहुल गांधी जी की एक मुझे लगता है कि एक उनकी देखिए पर्सनल लाइफ भी है और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए। नहीं, पर ये पर्सनल लाइफ है, तभी तो वो विदेश अगर घूमने चले गए तो फिर दिक्कत क्या है। बीजेपी तो कह रही है अभी बाढ़ग्रस्त पंजाब परेशान है, हिमाचल परेशान है, और वो मलेशिया घूमने गए। फिर आपने क्यों सवाल उठाया? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ है, उनकी पर्सनल लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने कार्यकर्ताओं से, अपने देश से, अपने प्रदेशों से। नहीं, पर वो कांग्रेस तो कह रही है ना कि माइंड को रिफ्रेश करने के लिए नए आइडियाज आते हैं अगर आप छुट्टी पर जाते हैं, तो क्या उनका हक है, वो छुट्टी जा सकते हैं? मुझे ये समझ नहीं आता कि ये आइडियाज़ आपको भारत छोड़ने के बाद ही क्यों आते हैं। अच्छा। भारत के अंदर रहकर भी आ सकते हैं। भारत के लोगों के बीच में, अपने नेताओं के बीच में रहेंगे तो उनको आपको महसूस होगा कि मेरी ज़रूरत क्या है। और आपके कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं देखिए, हमारी बदकिस्मती है, हमें एक अच्छा विपक्ष नहीं मिल पा रहा। हम भी ढूंढ रहे हैं कि कम से कम हमारे पास एक अच्छा विपक्ष तो हो, एक रचनात्मक मुद्दे उठाए, हम भी कुछ सीखें उनसे। कोई गलती अगर हमसे हो गई है तो हमें भी करेक्ट करने का मौका मिले। अब जब उनके कार्यकर्ताओं को ही अपना नेता नहीं मिल रहा तो हमें विपक्ष कैसे मिलेगा, बताइए। तो ये मुझे लगता नहीं है कि राहुल गांधी जी के ऊपर बहुत लंबी डिबेट या डिस्कशन बनती है। वो उनके कार्यकर्ता भी जानते हैं और आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और राहुल गांधी जी भी जानते हैं। अच्छा, जो वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है, एसआईआर को लेकर इतना बवाल हो रहा है, राहुल गांधी ने पूरी वोटर अधिकार यात्रा ही बिहार में निकाल ली। वो कह रहे हैं कि वोट चोरी कर रही है। अभी जो चुनाव आयोग पर सवाल वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, हाँ, उसमें भी क्रॉस वोटिंग का आरोप लगाया टीएमसी ने। कुछ और कह रहा हूँ, हाँ, वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हुआ उसमें इन्होंने कहा कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, तो सुनी गई। मैं तो कह रहा हूँ कि आप ही की मांग को मान लिया गया। जिन लोगों को देश की जनता ने चुन करके भेजा है, उन्होंने किसका चुनाव किया? उन्होंने भी उसका चुनाव किया जिसको का चयन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो इवेंचुअली आप देखिए कि उनकी जो राहुल गांधी जी के अगर खेमे में भी जो मेंबर पार्लियामेंट होंगे, उनकी भी पहली पसंद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो आप उस पर तो ईवीएम पर उंगली उठा सकते हो, या तो बैलेट पेपर से हुआ। तो आप ये सोचिए कि हर मूव उनका उल्टा ही पड़ रहा है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरा कार्यकर्ता क्या चाहता है, इस देश की जनता क्या चाहती है, इस देश की जनता कैसी लीडर चाहती है। हमारी देश की जनता जैसा लीडर चाहती है उनको मिला हुआ है। अगर ऐसा ही लीडर कांग्रेस पार्टी को भी मिला होता तो आज ऐसे हालात थोड़ी होते। उनके अंदर भी ये फीलिंग जरूर आती होगी, काश हमारे पास मोदी होता। शायद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के पास भी आती होगी। लेकिन उनका भी आप देखिए फ्रस्ट्रेशन लेवल आ चुका है। वो हरास होते हैं, उनको लीडरशिप मिलती नहीं है, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। ये अलग बात है कि सब लोग शायद राहुल गांधी जी से ज़्यादा कैपेबल होंगे वहाँ, लेकिन एक परंपरा ऐसी है क्योंकि एक परिवार से जुड़ी हुई पार्टी है, अंत में उनको परिवार पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ये मजबूरी उनकी ना होती तो आज शायद ऐसे हालात ना होते, कांग्रेस ग्रो कर सकती थी। तो आपको लग रहा है कि इस परिवारवाद में उसी के झोल में फंसे हुए हैं, इसीलिए कांग्रेस हाँ, उनकी मजबूरी है ये। उनको ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी गांधी परिवार के बिना चल नहीं सकती है, उनको ऐसा लगता है।
लेकिन वो तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी अब सीरियस नेता बन रहे हैं। देखिए उनकी नहीं, पर्सनैलिटी राहुल वैसी आ गांधी रही खुद कहते हैं मैं सीरियस नेता बन रहा हूँ, है। अच्छा, तो इससे बड़ा क्या जोक होगा। मुझे खुद कहते हैं कि मैं बन रहा हूँ मतलब आप नहीं थे, ये तो आप भी मान रहे हैं, हाँ, ये बात तो आपने भी मान ली है। और अगर वो कह रहे हैं सीरियस नेता बन रहे हैं, उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं, तो मतलब वो भी कह रहे हैं कि पहले ना समझते हैं या कुछ और थे, मतलब अब बन रहे हैं, उम्मीद जग रही है। तो जिस राजनीतिक पार्टी ने इस देश में आज़ादी के बाद से राज किया हो, उसकी लीडरशिप के बारे में उन्हीं के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अब वो बन रहे हैं। तो जब वो बन जाएंगे तब हम एक और डिस्कशन कर सकते हैं इस बारे में। लेकिन टीएमसी तो आरोप लगा रही है कि भले आप ये सीपी राधाकृष्णन को जिताने में कामयाब भी रहे हैं और 24 वोट आपने ज़्यादा खींच लिए, लेकिन आप वो कह रहे हैं कि पैसे देकर बीजेपी ने खरीदे। तो पैसे ही देते हैं, जनता को भी पैसे देते हैं। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, वो पैसे लेके वोट करती या है। 15-15 हज़ार करोड़ दिए गए हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, हैं। जनता भी हमें वोट करती है तो इल्ज़ाम होता है पैसे दे करके। मेंबर पार्लियामेंट जब वोट करते हैं वो भी पैसे दे करके। जब हम जीत जाते हैं तो ईवीएम में फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा देते हैं। मतलब कोई ऐसा ग्राउंड तो दीजिए। मैं कहता हूँ कि आप ठीक है, हम पैसे देते हैं, इलेक्शन कमीशन में आप बोलते हैं वोट चोरी होती है, तो एक एफिडेविट दे दीजिए ना कि भाई ये पैसे भी लेते हैं, जनता भारत की पैसे लेती है, बिना पैसे के वोट नहीं करती है। अगर बिना पैसे के वोट करती होती तो हमें कर देती, क्योंकि बीजेपी पैसे देती है। जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तब भी हमने पैसे दिए थे, 2014 में चुनाव में जीतने के लिए, 19 में भी हमने पैसे दिए थे, 24 में भी वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं पैसे दिए। मतलब आप सोचिए, कोई तर्क तो होना चाहिए किसी बात का। कभी आप ईवीएम के ऊपर उंगली उठाते, अरे आप सारा का सारा एक कंप्लेंट बनाइए, उसकी कंप्लेंट एफिडेविट में उसको लिखिए, इलेक्शन कमीशन को दीजिए, किसी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करवाइए हमारे खिलाफ। बाद में माफ़ी भी खुद ही मांगते हैं, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगने चले जाते हैं। तो इनकी आदत बनी हुई है कि रोज़ मजाक करना। अगर ये मजाक नहीं करते होते तो इनके कार्यकर्ता ये नहीं कहते कि अब वो मैच्योर होते जा रहे हैं। लेकिन वो बिहार गए, वोटर अधिकार यात्रा उन्होंने निकाली, बाकायदा जितनी वोट चोरी हुई है, एपिक नंबर, डिप्टी सीएम को लेकर भी सवाल उन्होंने खड़े किए कि उनके खुद के 2-2 एपिक नंबर हैं, उन्हें भी आना पड़ा। तो वो तो कह ही रहे हैं कि वोट चोरी तो हो रही है, एक इंसान के 2-2 आईडीज़ बने हुए एपिक नंबर हैं, 2-2 जगह से जो है बीजेपी वोटिंग करा रही है। गुजरात के लोग बिहार में आकर वोट कर रहे हैं। क्या ये एफिडेविट नहीं दूंगा, क्या ये हाँ एफिडेविट नहीं देंगे? और क्या ये मौका लोगों को कर्नाटका में नहीं मिला था, हिमाचल में नहीं मिला था? वहाँ हुई थी कि नहीं हुई थी? राहुल गांधी जी से पूछना चाहिए। कोई कंप्लेंट करी है आपने? क्या आपने कहा इलेक्शन कमीशन को मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मेरी लीडरशिप में वो स्टेट जीता जा सके? क्या कंप्लेंट करी आपने जाकर के? क्या आपने जाकर इलेक्शन कमीशन को बोला कि हम कैसे जीत सकते हैं, हमारी तो पार्टी वैसे ही हाशिए पे चल रही है, हम कर्नाटका कैसे जीत गए? क्या ये कंप्लेंट करी उन्होंने कभी जा करके? उनका केवल एक ही काम है, इल्ज़ाम लगाना और देश छोड़ के भागना। और कार्यकर्ता उनको ढूंढते हैं पीछे पीछे कि हमारे राहुल कहाँ चले गए। तो यही इल्ज़ाम उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे लगाए, यही इल्ज़ाम उन्होंने सीबीआई पे लगाए, ईडी पे लगाए, हर एजेंसी के ऊपर तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी उन्होंने ऐसी टिप्पणी कर दी थी। हमारी कोई इंटरनेशनल अफेयर होते हैं उसमें बेतुके बयानबाजी करते हैं। हम चाइनीज़ आर्मी के सामने खड़े हैं, आंखों में आंखें डाल के, ये चाइनीज़ एम्बेसडर से मिल रहे हैं। आज जब चाइना कह रहा है कि ड्रैगन एलिफेंट टैंगो, तो वो चाइना के खिलाफ खड़े हो गए हैं। और पहले जब होते जब तो पहले कहते होते थे कि तो चाइना- सुधारिए आप चाइना के साथ। तो चाइना के साथ सुधारिए। तो उनकी अपनी पॉलिसी क्लियर नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि ट्रंप से तो प्रधानमंत्री की बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी, लेकिन ट्रंप ने फिर भी 50% टैरिफ लगा दिया। बिल्कुल, देखिए आपको एक बात का एहसास होना चाहिए, देश बढ़ रहा है, बहुत आगे जा रहा है। और जब भी कोई देश बढ़ता है, कोई बड़ा होता है, तो दूसरा बड़ा कहीं ना कहीं उसके बीच में बाधा पैदा करने की कोशिश तो करता है। ये बात तो स्पष्ट है कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। और उसके बाद टैरिफ लगाना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हाँ, आज हम आपके सामने खड़े हो गए हैं। ये बात तो दर्शाता है। वो अलग बात है कि अमेरिकन कोर्ट ही कह रही है कि ट्रंप साहब ने जो डिसीजन लिया है वो गलत लिया है, हाँ, खुद उनका विरोध भी अमेरिका में ये कितना हो रहा इनजस्टिस है। कर रहे हैं आप। तो जब ट्रंप साहब के क्वेश्चन पे के डिसीजन पे वहीं की कोर्ट उंगली उठा रही, तो हमें लगता नहीं कि हमें टिप्पणी करने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, एक मौका ज़रूर मिला है हमारे को कि हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। क्यों नहीं हम पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने? और उसके लिए जो कदम उठाने हैं
वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उठा रहे हैं। जो नीतियाँ उन्होंने बनाई थी, आपको याद होगा कि हम तो सबसे कमज़ोर देशों में माने जाते थे अर्थव्यवस्था में 2012-13 के अंदर। किसी नीति का नतीजा तो है कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, तीसरी बनने जा रहे हैं और दुनिया के अंदर हम अपना परचम लहरा रहे हैं। आज अमेरिका को भी मजबूर होना पड़ गया कि हमें किसी तरीके से कमज़ोर किया जा सके। आज चाइना भी आज बात करता है तो भारत के साथ अलायंस की करता है। नेपाल के अंदर से मांग उठी कि भारत को इंटरवीन करना चाहिए। श्रीलंका के अंदर जब ऐसी पोजीशन बनी तब भी उनकी नज़र भारत की तरफ थी। यूक्रेन के अंदर जो हालात बने, मतलब इतनी स्ट्रेटेजिक और इतनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला दुनिया का देश, क्या वो आंखों में नहीं खटकेगा? लेकिन हमारी दोस्ती हर देश के साथ बराबर वैसी ही रहने वाली है जैसी हमारी थी। हमारी नीति यही है कि हमने सारे देशों के साथ दोस्ती रखनी है। इवेंचुअली हमारा हित जो है वो अपना देश है। लेकिन क्या सरकार को ये कहीं ना कहीं अंदेशा था कि 50% टैरिफ लग जाएगा? क्योंकि अभी तो एकदम यू टर्न भी लिया है, मोदी जी को अच्छा दोस्त भी कह रहे हैं, भारत के साथ अच्छी साझेदारी ये भी ट्रंप की तरफ से आया, लेकिन दूसरी तरफ ईयू को कह रहे हैं कि आप 100% टैरिफ लगा देखिए, अगर हम अपने देश के हितों को दरकिनार कर दें तो शायद टैरिफ ना लगता। अगर हम अपने देश के किसान की बात करेंगे तो टैरिफ लगेगा। अगर हम दूसरे देशों से कच्चा तेल खरीदेंगे तो टैरिफ लगाया जाएगा। अगर ये भारत आगे बढ़ेगा तो तंग किया जाएगा। लेकिन ये सब चुनौतियां मुझे लगता नहीं है कि लंबे वक्त तक साथ रहने वाली हैं। हमारे टैलेंट के सामने आज दुनिया को एहसास हो चुका है कि भारत उस जगह पे जाने वाला है जहाँ पे उन्होंने कभी उम्मीद नहीं करी थी। और ये कोई, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये कोई एक विदेश नीति नहीं है। इसमें अर्थनीति भी है, इसमें राजनीति भी है, इसमें विदेश नीति भी है। इसमें जो देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 11 साल से नीतियाँ बनाई हैं उसका रिजल्ट है ये कि आज हम उस जगह पर खड़े हैं जहाँ कमज़ोर देश कह करके हमें कहा जाता था कि इनकी सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था है तो इनके तो लोन भी माफ़ कर देने चाहिए। वहाँ टैरिफ लगाए जा रहे हैं हमारे ऊपर। तो ये हमारी मजबूती का इससे बड़ा सबूत आपको कोई मिल सकता है? हम इतनी मजबूती के साथ दुनिया में खड़े हैं कि अमेरिका को भी आज हमारे से खतरा है। लेकिन आप चाइना पर भरोसा कर सकते हैं? हम सब पर भरोसा कर सकते हैं और किसी पर भी नहीं। देखिए, किसी भी देश लेकिन विंडो ओपन रहेगी दोनों तरफ। हमेशा सबकी विंडो ओपन रहती है। हमारे, आप ये देखिए ना, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है? हमारी फॉरेन पॉलिसी दुश्मनी है ही नहीं। हमारी फॉरेन पॉलिसी तो है ही शांति और दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध। हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। हम तो हर मूव, जो हमारे जितने भी कदम थे, हर देश के प्रधानमंत्री के साथ बेहतर करने के थे, राष्ट्रपति के साथ बेहतर करने के थे। देश के प्रधानमंत्री छोटे छोटे देशों में गए, वहाँ जाकर सम्मान दिया, उनको इनवाइट किया। उन्होंने तो अपनी ओथ के बाद आप देखिए सबसे पहले कैसे कैसे देशों के भूटान गए, तो उन्होंने हर किसी को बराबर का वेटेज दिया। अगर एक बड़ा देश है तो ये नहीं कि छोटे देश को सम्मान कम दिया जा रहा है, सबको बराबर का सम्मान दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे देश की जो सम्मान है वो पूरी दुनिया के अंदर बढ़े। और आज तो आपने देखा है कि हमारे पासपोर्ट की वैल्यू और वेटेज किस तरीके से तोली जाती है। वो हम नहीं कहते, वो तो जो विदेशों में रहने वाले भारतीय वही बता देते हैं कि किस तरीके से अब चेंजेस आए हैं। जहाँ हमें भारतीयों को पाकी कहा जाता था, आज इंडियन कह करके बुलाया जाता है और एक सम्मान अलग सा है। बहुत सारे लोग, अगर आप फॉरेन में बात करेंगे, कुछ अपार्टमेंट्स के अंदर, कुछ ऐसी जगहों पे जहाँ लोगों को किराए पे घर लेने होते हैं, अगर आप इंडियन बोलते हैं तो आपको देते हैं। अगर आप ये बोलते हैं कि मैं भारतीय हूँ, अगर हम, जैसे हमें ब्राउन बोला जाता है, अगर हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं, अपनी आइडेंटिटी दे दें तो उनको ट्रस्ट है कि ये एथिकल लोग हैं और जेन्युइन लोग हैं। मतलब हमें ये प्रूव करना पड़ता है कि हम पाकी नहीं हैं, मतलब पाकिस्तानी नहीं है। लेकिन फिर अमेरिका से जिस तरीके से हमारे संबंध कहीं ना कहीं भी, जो भी अभी हम एक पेज पे तो नहीं नज़र आ रहे, उस दोस्ती वाले पेज पर जब भारतीयों को वहाँ से डिपोर्ट किया गया तो बेडो में डिपोर्ट किया गया, उस वक्त कितने सवाल खड़े किए गए। अगर वाकई में ही इस तरीके की घनिष्ठ मित्रता रही है या साझेदारी रही है तो अमेरिका के इस रवैये को फिर भारत किस तरीके से देगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, चाहे अमेरिकन भारतीय भारत में हो, चाहे ब्रिटिशियन भारत के अंदर हो, चाहे इंडियन ब्रिटिश इंग्लैंड में हो या अमेरिका में हो या किसी भी देश में हो, उनके अपने एक कानून है, उनके अपने कायदे हैं। हमारे भी अपने कानून हैं। अगर हमारे कानून को तोड़ करके कोई हमारे देश में रहेगा तो हमारे देश की सरकार भी एक्शन लेगी। इसी तरीके से उस देश की सरकार ने भी एक्शन लिया। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने उसके अंदर अच्छा एक इंटरवीन करते हुए हमने ज़रूर इस बात को रखा, लेकिन
अगर आप उसको ऐसे देखेंगे कि हम अपने कानून तो नहीं तोड़ सकते हैं, ना किसी देश के कानून तोड़ सकते हैं। हमारे पास एक व्यवस्था है जिस व्यवस्था के तहत आप दुनिया के किसी भी देश में जा सकते हैं। हमें वीज़ा लेकर के जाना है, हमें प्रॉपर चैनल के साथ जाना है, तो आपको सम्मान अलग मिलेगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आप इलीगल माइग्रेशन करके जा रहे हैं, इमिग्रेंट हैं वहाँ पे, तो वो तो फिर वहाँ के देश उसके ऊपर कदम उठाएंगे। फिर भी उसके बावजूद मुझे लगता है कि जो प्रिविलेज भारतीयों को मिलती है वो शायद डेवलपिंग कंट्रीज में अभी किसी को भी नहीं मिल पा रही। अब एक इसमें ये है, जैसे आपने कहा कि भारत जो है अब तीसरी अर्थव्यवस्था बन चुका है, हमने जापान को भी पछाड़ दिया है, आगे बन जाएगा। जीएसटी को लेकर जो ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, विपक्ष कह रहा है कि 8 साल तो बहुत लंबा वक्त हो गया ना, आप ही लेकर आए, अब आपने ही सुधार दिया। ये तो हम तो कब से कह रहे थे, वो तो कह रहे थे हम तो कब से कह रहे थे ये तो हो सकता था, ये तो देरी कर दिया आप लोगों ने करने में। नहीं, जो विपक्ष, आप ये सोचिए, मैं अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का भी एक स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि हम फ्लेक्सिबल हैं, हम फ्लेक्सिबल हैं, हो सकता है हम आगे और भी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर के आएँ। वक्त पे जैसी ज़रूरत महसूस होगी वैसा वैसे हम जीएसटी को लेकर के मूव उठाएंगे, अपने कदम उठाएंगे। हमने जब जीएसटी लागू करी थी उस वक्त की जो ज़रूरत थी हमने उसके हिसाब से लागू करी थी। हमने जब स्टेट्स, अभी अब ये सोचिए, जब ये बात करते हैं राहुल गांधी जी या इनकी पार्टी बात करती है जीएसटी को लेकर के, क्या इनके फाइनेंस मिनिस्टर जो है स्टेट्स के वो सेम बात बोलते हैं? आप उनसे जा करके देखिए कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बंद कमरे के अंदर अलग तरीके से बोली जाती हैं और पब्लिक डोमेन में अलग तरीके से बोली जाती हैं। ये सेस का सब्जेक्ट कहाँ से उठा था? ये स्टेट से उठा था। जीएसटी की मांग कई ऐसे स्टेट से, कांग्रेस रूल्ड स्टेट थे जिन्होंने ये बताया था कि ये जीएसटी कम है, इसको और बढ़ाना चाहिए। केरला के एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बाकायदा इस बात को रखा। अभी भी पीछे कुछ फाइनेंस मिनिस्टर्स ऐसे रहे हैं स्टेट्स के जो हमारे नहीं थे, बीजेपी रूल्स थे, कांग्रेस के थे, उन्होंने बार बार एम्फेसाइज किया कि नहीं और जीएसटी बढ़ाइए इसके ऊपर। और यहाँ पर ही हमसे जीएसटी के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं कि जीएसटी के स्ट्रक्चर हम बताएंगे। अभी अगर आपने बताना तो पहले कम से कम अपने स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको तो समझाइए। जब वही आपको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, उन्हें मालूम है कि अगर गंभीरता से कोई इस देश को चला रहा है तो कौन चला रहा है और उसकी जो नीतियाँ हैं उससे हमें कितना फिस्कल बेनिफिट मिलने वाला है और कितना हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ सकता है और जनता के ऊपर लोड भी कम पड़े। तो अब हमारा जो ये कदम था, इस कदम के बाद पहली खिलाफत जो आई है वो उन्हीं स्टेट से आई है जो बीजेपी रूल नहीं है, जो चाहते हैं जीएसटी बढ़ाना चाहिए। अच्छा। जबकि हमने बहुत क्लियर किया कि जो गरीब व्यक्ति से जुड़ा, मध्यम वर्ग से जुड़े जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर टैक्स कम किया जाए ताकि महंगाई के अंदर कमी लाई जा सके, और वो कदम हमने उठा करके दिखाया है। आप उनसे पूछिए कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर जो कह रहे हैं हम उसके साथ चलें या आपके साथ चलें। ये जो एसआईआर का मुद्दा है, आपको लगता है कि बिहार में एक बड़ा मुद्दा बनेगा इन चुनावों में? नहीं, ये एक टेम्परेरी, अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो ये मुद्दा है। अच्छा। ख़त्म हो जाएंगे तो नहीं होगा। मतलब ऐसा है, उन्होंने हार लगभग कबूल कर ली है इस अलायंस ने। उनको मालूम है कि हम नहीं जीत रहे हैं बिहार। उनको मालूम है कि बीजेपी अलायंस बिहार के अंदर फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बना रही है। तो अब उन्होंने अपना जो रिजल्ट के बाद की जो स्टेटमेंट थी उन्होंने वो कैंपेनिंग में चलानी शुरू कर दिया। वो तेजस्वी यादव रील बना रहे हैं, तेज प्रताप यादव उनके ही विधानसभा क्षेत्र जाके उन पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार तो फेल ही है, बाढ़ग्रस्त लोगों को देख नहीं रही है। तेजस्वी यादव खुद वहाँ डांस कर रहे हैं। महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर कुछ बड़ी दिलचस्प बात बताऊं मैं आपको, हमें कोई कैंपेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो भी करें और हम भी करते हैं। वो बोले हम वही देंगे जो हमने दिया था आपको। हम बोलेंगे हम जो दे रहे हैं आपको वही देंगे। सिंपल कैंपेन है। लालू जी की पार्टी बोल दे कि हम वैसे ही बिहार बना देंगे जैसा था हमारे टाइम पे। हम कह रहे हैं तो हम तो ऐसा ही देंगे जैसा है। तो कंपैरिजन तो जनता को करना है, वो अपने आप डिसाइड कर लेंगे कैसा वाला बिहार चाहिए उनको। वो तो कह रहे हैं कि अभी क्योंकि इतनी आपराधिक घटनाएं बिहार में रोजाना हो रही हैं, देखिए सीधे तौर पर कानून व्यवस्था और सरकार की प्रशासनिक अमले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। घटनाएं और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधी दोनों बातों में फर्क होता है। उनकी राजनीतिक पार्टी में संरक्षण दिया जाता था माफियाओं को, दबंगों को, गुंडों को, हफ्ता वसूली के लिए। कितने उद्योग थे बताइए वहाँ पर। ये जनता जो बिहार की है ये त्रस्त हो गई थी। ये ऐसे ही उन्होंने बीजेपी के अलायंस को नहीं चूज़ किया था, ऐसे ही उन्होंने नीतीश जी को नहीं चूज़ किया था, और ऐसे ही लगातार चूज़ करते हुए नहीं आ रहे हैं। उन्होंने डिफरेंस को महसूस किया है
हम कहते हैं वो दिन याद दिलवा दीजिए उनको, हमें कैंपेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये बता दीजिए कि बिहार वैसे ही बनाएगा, अगर आपने उनको वोट दिया तो वैसा ही बिहार मिलेगा, बस इतना ही काफ़ी है। कौन चाहेगा वैसा बिहार? नीतीश कुमार को लेकर एनडीए में एकदम सहमति है? नीतीश जी वरिष्ठ नेता हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एक सुर में इस बात को बोला है कि हमारा जो नेतृत्व होगा वो नीतीश जी के हाथ में होगा। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को बोला है, हमारे प्रभारियों ने बोला है, पूरी बीजेपी ने इस बात को बोला है। लेकिन चिराग पासवान, शायद आपको लगता है कि चिराग पासवान बड़ा खूबसूरत अलायंस है हमारा हमारा बड़ा खूबसूरत नहीं, बीच बीच में चिराग पासवान की थोड़ी थोड़ी इच्छाएं आती रहती हैं, तो ऐसा तो नहीं है इच्छाएं कुछ? किसी की मारी नहीं जा सकती। हाँ। किसकी इच्छा नहीं होगी? भारतीय जनता पार्टी में जितने विधायक होंगे क्या उनकी इच्छा नहीं होगी? जितने सांसद होंगे उनकी नहीं होगी? जब हमारी इच्छाएं हो सकती है, हमारे सांसद और विधायक होंगे तो उनकी क्यों नहीं हो सकती? इच्छा रख सकते हैं। इच्छा तो कोई भी रख सकता है। सामूहिक रूप से जब निर्णय लिए जाते हैं उसके बाद डिसाइड होता है कि किस तरफ जाना है। और प्रशांत किशोर, देखिए वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नए तरीके की राजनीति हम लेकर आएंगे। हाँ, और मुझे लगता है वो भी इसी अलायंस का ही कहीं ना कहीं एक हिस्सा है। वो भी इन्हीं के साथ ही है। अच्छा, टारगेट सबका भारतीय जनता पार्टी है। अब वो पीके जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप सोचिए वो एक्सपेरिमेंट या जो भी कोशिश कर रहे हैं, हाँ। उस कोशिश के बाद वो वही बिहार देना चाहते हैं जो लालू जी ने दिया था। मतलब फायदा किसको देना चाहते हैं? उसी पार्टी को अच्छा, देना आपको चाहते हैं। लगता है कि बाहर से, अंदर से तो नहीं, बाहर देखिए, से लगता नहीं है, यकीन है इस बात का, अच्छा, क्योंकि वो सारा फायदा उन्हीं को देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते ऐसा बिहार हो जिस बिहार के अंदर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हो, जिसमें उम्मीद हो कि मेरा बिहार विकसित बिहार बन सकता है। इस उम्मीद के साथ जब वहाँ की जनता जी रही है और जिसके ऊपर बहुत बड़े बड़े कार्य किए भी जा चुके हैं, तो वो नहीं चाहते हैं ऐसा। वो चारे वाला बिहार चाहते हैं, वो गुंडों वाला बिहार चाहते हैं, वो दबंगों वाला बिहार चाहते हैं। ये अच्छी अच्छी बातें करने से आप बिहार अच्छा नहीं कर लेते हैं, क्योंकि इनका काम जो है, एक प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, आपको भी पता है, उनका काम ही मीडिया कैंपेनिंग का है, इलेक्शन कैंपेनिंग का है, उसकी स्ट्रेटजी बनाने का है। तो अपनी दुकान पे ही सामान पड़ा है, उसी को खा रहे हैं बैठ करके। अब आपसे बस एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगी, हरियाणा लिए चलती हूँ आपको। 1 साल पूरा होने वाला है सरकार को, मुख्यमंत्री के आप मीडिया एडवाइज़र भी हैं, कैसे डिफरेंट है वो दूसरे मुख्यमंत्रियों से? कोई एक क्वालिटी आप कहना मैं चाहेंगे? एक बात बहुत ही सरल, बहुत ही क्लियर, साफ दिल के, जनता के बीच में रहने वाले हैं। जनता कोई भी ग्रेवेंसेस किसी भी वक्त उनके पास लेके चले जाए, उसी टाइम उसको सुनना और उसका सल्यूशन निकालना, उसका हल निकालना। मुझे याद नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री रात के 12 और 2 बजे तक जनता की जाकर के सुनवाई करता हो। कभी आपने पुराने वक्त में जरूर देखा होगा कि 12 एक घंटा लगा होता था, उसको लोग खींचते थे तो राजा बाहर निकलते थे। वो भी राजा थे, ये तो किसान के बच्चे हैं, गरीब किसान के, सामान्य परिवार से आने वाले। वो राजा निकलते थे। यहाँ तो जनता को ऐसा लगता है कि मेरा ही कोई साथी बाहर निकल रहा है। अच्छा, और आप देखिए जिस घर में वो रहते हैं उसके दरवाजे खोल दिए गए हैं पूरी तरह से। और पहले ऐसा नहीं था हरियाणा? नहीं, बिल्कुल। बहुत पहले तो आपको पता, लोग डरते थे, मुख्यमंत्रियों से भी बात करने में डरते थे। और तो अब तो दरवाजे खुले हुए हैं। नो शब्द नहीं है उनकी डिक्शनरी में जो विद इन द नॉर्म्स होते हैं। कोई काम किसी ने कोई मांग करी है, अगर वो हो सकती है तो वो होगी। तो मुझे नहीं लगता ऐसा मुख्यमंत्री को भी रेयरली आपको देखने को मिलते हैं कि इतना। और देखिए, आपने जब उनको मुख्यमंत्री बनाया था तब भी आप याद कीजिए तो ये बोला जाता था कि आपकी 10 सीटें नहीं, आपके चैनलों पे बोला जाता था, आप सर्वे दिखाते थे हमारा 10 सीट वाला कि 10 सीट्स नहीं आएंगी। लेकिन इन्होंने अपनी कार्यशैली से उन 6 महीनों में इतना बदलाव किया कि वो देखिए 10 की बात करते थे और हमने फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाई। और आज भी डेली पार्टी जो है वो मजबूत हो रही है, सरकार मजबूत हो रही है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। हम सब लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। अब आपके शो को देख के कोई अगर इंटेंशनली इस बात को डेलिबरेटली करेगा तो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन जब भी आप अपना कोई वीडियो या पिक्चर या फोटो डालते हैं तो उसमें सबको अधिकार होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के कमेंट करने का। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप पिछला 1.5 साल का रिकॉर्ड उठा लीजिए,
आपको नेगेटिव कमेंट नहीं मिलेंगे उसके अंदर। इससे बड़ा सबूत तो नहीं हो सकता। ऑल आर ओपन, कोई भी कमेंट डाल सकता है उसमें। बिल्कुल। इससे बड़ा सबूत तो नहीं हो सकता। तो इससे ही पता चल जाता है वो जनता को कितनी प्यार है। अच्छा, एक आखिरी मैं सवाल पूछूंगी क्योंकि चुनावी साल है, अभी बिहार के बाद बंगाल की बारी है। आप बिहार को लेकर तो आप कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, बंगाल में परिवर्तन होगा? देखिए, बंगाल को हमने बचाना है। बंगाल में तो हमारी सेंट्रल फोर्सेस भी सुरक्षित नहीं है। बंगाल में हमारी सीबीआई सुरक्षित नहीं है। सीबीआई अगर किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट करती है या उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, तो आपने तो देखा कि दीदी अपने विधायक और सांसदों के साथ जाके निजाम हाउस घेर लेती हैं। मतलब सीबीआई दफ्तर घेर लेती है, बाहर बैठ के नारे लगाते हैं। अधिकारियों को बेचारों को डर के अंदर भागना पड़ता है। तो अगर ऐसा प्रदेश हो, ऐसे हालात तो मुझे लगता है पाकिस्तान में भी नहीं होंगे जिन्होंने बांग्लादेश में बना के दिखा दिए। बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेशी बंगला चाहता है, एक बंगाली चाहता है कि ये बंगाल सुरक्षित हाथों में जाए। ये बंगाल अब उन लोगों के हाथ में ना चला जाए जहाँ नकली करेंसियाँ छपती हैं। अगर आप बॉर्डर पे जाकर देखेंगे बंगाल के, जहाँ अफीम की खेती होती है, जहाँ इतने बुरे हालात हैं, वो ऐसा नहीं चाहते हैं। आप मुझे बताइए कि बंगाल के अंदर ममता दीदी से ये पूछिए कि मुझे 10 बड़ी चीज़ें ऐसी बताइए जो आपने बंगाल के लिए करके दिखाई हैं। लेकिन कुछ तो किया होगा ना, तभी तो बार बार जीतती आई हैं। मैंने आपको बताया अभी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, जिसमें आप SIR कह रही हैं, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उन्हीं लोगों का है। और ये बात हर बंगाली जानता है। अगर एक बंगाली बंगाल में रहने वाला, वेस्ट बंगाल में रहने वाला जनरली वोट करे तो दीदी बहुत मुश्किल में आ जाए। ईस्ट बंगाल का सहारा लेना पड़ता है उन्हें। उस ईस्ट बंगाल के भरोसे दीदी चल रही हैं और हम इस बंगाल को वेस्ट बंगाल का बंगाल बना के दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जेटली जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तमाम मुद्दों पर बेबाकी से इन्होंने अपनी राय रखी है। आज के लिए इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। नमस्कार।